हेलो एवरीवन, दिस इज दूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 3। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के 2 पार्ट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में नीचे के ऊपर के वीडियो चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं बता देता हूं कि हमने उन 2 पार्ट्स में किया क्या। ये है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का जो पार्ट था वो हमने पूरा उन 2 पार्ट्स में कर चुके हैं और अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवोल्यूशन। हेरिडिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि व्हाट इज द हेरिडिटी। तो व्हाट वाज द हेरिडिटी बच्चों? द हेरिडिटी वाज अ प्रोसेस विच ट्रांसमिट और विच ट्रांसफर द मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है, तो उस चीज़ का नाम होता है जीन। वो जीन कहाँ होता है? इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए कहाँ होता है? इट्स इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन सेल, एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हमने वो पूरा किया। उसके बाद में हमने देखा कि आरएनए क्या होता है। आरएनए के 3 अलग अलग टाइप्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक और एक्सेप्शनल टाइप हमने पढ़ी जिनमें से था mRNA, tRNA, rRNA और snRNA। तो वो सब के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि mRNA किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर tRNA किस तरह से ट्रांसलेशन करता है, और किस तरह से rRNA राइबोसोम मतलब उसको ट्रांसलोकेट करता है। ये पूरी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं। अगर आप फिर से उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इससे पहले वो 2 वीडियोस देख लें ताकि आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम करने वाले हैं एवोल्यूशन। इसका इस हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल नया है। तो आप चाहे तो पहले ये वीडियो भी देख सकते हैं, बाद में वो वीडियोज़ देख लेना। पर एवोल्यूशन क्या है अब हम आज जानेंगे। व्हाट इज़ एवोल्यूशन और व्हाट आर दी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि एवोल्यूशन की स्टडीज़ करने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि उसके हमारे पास क्या सबूत है फ्रॉम द हिस्ट्री, हमारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ है, वो कौन कौन से एविडेंस है जिन्हें हम एवोल्यूशन के एविडेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो एवोल्यूशन क्या होता है, बहुत सी बुक्स में भी लिखा हुआ है और बहुत से टीचर्स भी ये पढ़ाते हैं कि एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब स्लो होने वाला चेंज। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं, पर थोड़ी सी इसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ये मीनिंग थोड़ी सी गलत है क्योंकि वो चेंज सिर्फ अच्छाई के लिए हो रहा है, एडेप्टेशन के लिए हो रहा है। वो चेंज बुराई के लिए नहीं हो रहा है। जब कोई चीज़ का काम हो जाता है और या तो हम किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में आएगा तो वो वहाँ के एडेप्टेशन के हिसाब से इवॉल्व होगा, चेंज होगा अपनी बेहतरी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो मैं मानता हूं कि इसका मीनिंग होना चाहिए द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। व्हाट इज मीन बाय एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन बाय द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, है ना। उसके अलावा इसका डेफिनेशन, साइंटिफिकली डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलीव टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब जब से अर्थ बना उसके बाद से किस तरह से पानी के अंदर या सी लेवल के अंदर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना फ्रॉम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में कैसे वो डेवलप हुआ और चीज़ें बनी, फिर वो ज़मीन पर आया, फिर और चीज़ें बनी। इस तरह से किस तरह से ये हुआ, ये जो पूरी हिस्ट्री है इसके हिसाब से जो भी बेहतरी के लिए चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, किस तरह से इंसान बने, दूसरे एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, तो ये जो हिस्ट्री है इसे क्या कहा जाता है? एवोल्यूशन। एक बार फिर से मैं इसका डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, अगर आप देख ना पाए तो। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे व्हाइट बोर्ड पे लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ चीज़ें दिख नहीं पाती है, तो एक बार मैं वापस से पढ़ लेता हूँ। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलीव टू हैव डेवलप फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इस तरह से इसका डेफिनेशन है। अब पढ़ेंगे अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या सबूत है कि ये एवोल्यूशन हुआ है, वो पढ़ेंगे। वो कितने हैं? वो 4 हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है, मैं आपको 2 एनिमल्स के नाम बताता हूँ। एक डॉग ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, चलिए एक डॉग ले लीजिए, एक फॉक्स ले लीजिए, एक थोड़ा अलग ले लेते हैं, एक शिप ले लेते हैं।
अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अपीयरेंस में आपको क्या सेम दिखता है? इनकी नोस्ट्रिंग्स इनकी बीच में है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, और माउथ इनका नीचे की तरफ है। तो अपीयरेंस में जो एक जैसे दिखते हैं उससे उसको एविडेंस मान के हम ये कह सकते हैं कि इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, और फिर इन्होंने ये चीज़ें अडेप्ट की होंगी। कैसे अडेप्ट की होंगी? शायद एक जानवर होगा तो वो कुछ ऐसे इलाकों में चला गया जहाँ पर सिर्फ उसे घास फूस खाने मिला, तो उसने घास फूस खाना सीखा और वो शिप जैसे जानवरों में तब्दील हो गया। और कोई एक जानवर ऐसी जगह पर चले गया जहाँ पर घास फूस नहीं थे, लेकिन उसे शिकार करके दूसरे जानवरों को, अपने कमज़ोर जानवरों को खाना पड़ा, और वो इस तरह से वो फॉक्स में या डॉग्स में कन्वर्ट हुए। इस तरह से ये एंसेस्टर कन्वर्ट हुए डिफरेंट काइंड्स में। तो ये एक थियरी है, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ इमेजिनेशन। तो ये भी एक इमेजिनेशन है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो इससे एक एविडेंस माना जाता है, और इस एविडेंस को कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो इसकी मैंने एक अच्छी सी डेफिनेशन है, इजी सी, जो मैंने लिखी है, जो आपके और सबके समझ में आए। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आर फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स और अपीयरेंस, दिखने में, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। जैसे कि आँख, नाक, कान, हाथ के पंजे, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको देखकर अगर वो कुछ सेम है, बहुत हद तक, कुछ परसेंटेज तक सेम है, तो उन्हें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस माना जा सकता है कि दे आर फ्रॉम दी सेम एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स। एक बार फिर से मैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आर फीचर्स of external forms or appearance. It is the study of form and structure of organism and their specific structural features, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। व्हाट आर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस? सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो है जब हम अर्लियर स्टेजेस में, जब कोई भी एनिमल अपनी मदर के वॉर्म में होता है, तो अर्लियर स्टेजेस में उसे एम्ब्रियो कहा जाता है, और उसकी स्टडी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। एंड व्हाट आर दी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस? तो जब आप उसके एक्सप्रेशन देखेंगे या इंप्रेशन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी के, तो एक एम्ब्रियोलॉजी में कुछ इस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम्ब्रियो कुछ इस तरह, ये वॉर्म है, और इसका जो एम्ब्रियो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो होता है, ये वॉर्म है, तो इस तरह से कुछ एम्ब्रियो होता है फ्रेंड्स। तो ये अगर आप हम लोग देखें, इससे एक एविडेंस माना जा सकता है कि बहुत से एनिमल्स के एम्ब्रियो अर्लियर स्टेजेस में सेम दिखाई पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे वो एम्ब्रियो बड़े होते हैं तो वो अलग अलग, उनके हिसाब किताब में वो अलग हो जाते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। तो एम्ब्रियो के हिसाब से भी इसे भी एक एविडेंस माना जा सकता है कि जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो सेम दिखते हैं, जिनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, तो पॉसिबली दे आर फ्रॉम दी कॉमन एंसेस्टर्स। तो इसे भी एक एविडेंस माना जाता है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, आप देखिए, समझिए कि इट इज़ द एविडेंस विच प्रोवाइड्स सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक। ये स्टडी किस बारे में है कि जब एम्ब्रियोज को आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में जो परसेंटेज निकल के आएगा उसकी बेसिस पे कहा जा सकता है कि दे आर फ्रॉम दी कॉमन एंसेस्टर और अनकॉमन एंसेस्टर। इनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे या अलग थे। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें कंप्लीट की है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और दो एविडेंसेस की स्टडीज़ बाकी है जो अब हम करने वाले हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं रिकमेंड करूँगा इसे लिखना ज़रूर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखे दो एविडेंसेस, एक था मॉर्फोलॉजिकल और उसके बाद में दूसरा वाला किया हमने। अब हम और दो करने वाले हैं, एक है वेस्टिजियल ऑर्गन और आखिर में है एनाटॉमिकल एविडेंस। सबसे पहले देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। आप देखिए, ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। मतलब ये उन ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही है जो हमारे एंसेस्टर यूज़ करते थे, पर बाय द टाइम एंड फॉर द एडेप्टेशन, फॉर अबाउट दी, मतलब इसकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आए तो वो चीज़ इविक्ट हो गई, लेकिन उसके कुछ निशान रह गए। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एक टेल बोन होती है जिसे हम कॉकिक्स कहते हैं, वो टेल बोन रह गई। हालांकि वो टेल चली गई लेकिन वो टेल बोन रह गई। जैसे कि ये ईयर पिना, इट इज़ अ यूजलेस थिंग इन आवर बॉडी। इसका
साइंटिफिकली इसका कोई काम नहीं है। जिस तरह से हमारे टेल बोन का या कॉकिक्स का कोई काम नहीं होता, उसी तरह से हमारे ईयर पिना का, हमारे विट्सम टीथ का, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का, इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनके नहीं रहने से भी हमारी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर नॉर्मल रूटीन एंड वर्किंग। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई है, ये कुछ एविडेंस है कि हमारे पास पहले इन चीज़ों को यूज़ करने की सलाहियत थी, खूबी थी, जो अब नहीं रही, और इसलिए ये चीज़ें यूज़ में नहीं हैं और हमारे कुछ काम की नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं हम इसकी एक अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। दीज यूजलेस बॉडी पार्ट्स अदरवाइज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पहले ही मैंने कह दिया कि यूजलेस बॉडी पार्ट्स है और उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। आर रिमेनेंट, रिमेनेंट का मतलब है बचा कुचा हिस्सा ऑफ लॉस्ट फंक्शन, वो फंक्शन जो हम लॉस्ट कर चुके हैं, दैट आर एंसिस्टर पोजेस्ड, जो हमारे एंसिस्टर बखूबी करते थे। दे वंस रिप्रेजेंटेड अ फंक्शन दैट इवॉल्व आउट ऑफ द नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, उसे परफॉर्म करते थे उस फंक्शन को, क्योंकि तब वो बेसिक सर्वाइवल की नेसेसिटी थी, जीने के लिए ज़रूरत थी। बट ओवर टाइम द फंक्शन बिकम नॉट एग्जिस्टेंट, लेकिन वक्त के साथ वो फंक्शन कुछ काम का नहीं रहा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उस चीज़ की ज़रूरत बंद हो गई। तो आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ क्या हो गई, इविक्ट हो गई। लेकिन उसके कुछ रिमेनेंट हमारी बॉडी में रह गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन अपेंडिक्स, विटस्टम टीथ, ईयर पिना, कॉकिक्स मतलब के टेल बोन एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार वापस से इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज यूजलेस बॉडी पार्ट्स अदरवाइज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर रिमेनेंट ऑफ लॉस्ट फंक्शन दैट आर एंसिस्टर possessed. They once represented a function that evolved out of a necessity for survival, but over time that function become non-existent. For example, in human कौन से है, appendix, wisdom teeth, ear pinna and tailbone और coccyx etc. अब उसके बाद में लास्ट में है anatomical evidences. अब यहाँ पर बोन स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एनिमल्स सेम है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, हो सकता है कि उनके एंसिस्टर्स सेम हुए होंगे। जैसे कि इसका पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फोकस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर्स, मतलब बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बॉडी होती है उसमें ऑफ डिफरेंट स्पीशीज सिग्निफाइड दैट द टू स्पीशीज हैव अ रिलेटिवली रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। क्या सिग्निफाई करता है, क्या ये दो, क्योंकि ये दो कुछ परसेंटेज इनकी बॉडी के बोन के स्ट्रक्चर्स का या इनकी बॉडी के फिजिक के स्ट्रक्चर का आर सिमिलर, तो पॉसिबली इट इज़ द एविडेंस दैट दे आर फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। वहाँ पर फीचर्स था, जब हमने मॉर्फोलॉजिकल देखा वहाँ पर फीचर्स थे, और यहाँ पर फीचर्स नहीं है, यहाँ पर बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, बर्ड्स एंड व्हेल, ये सारे बिलोंग्स फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, अगर हम एनाटॉमिकल एविडेंसेस को प्रूफ माने तो। पर ये जो स्टडी होती है ये इन चारों को लेकर मद्देनज़र रखते हुए एक कंपैरेटिवली बनाया जाता है रिसर्च, और उसके ऊपर से बताया जाता है कि कौन से एंसेस्टर से कौन से एनिमल्स या कौन से स्पीशीज़ बिलोंग करती है। तो ये हमारे चारों भी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है और उसके 4 एविडेंसेस के बारे में पढ़ा है। अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का और एवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर आपके कोई सजेशन है, अगर मेरी पढ़ाई में कोई कमी लग रही है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सजेशन पे काम किया जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।